हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन के डिफरेंट मेथड्स। प्यारे जवानों, एनालिटिकल मेथड्स का आज दूसरा दिन है। एनालिटिकल मेथड्स पिछली वीडियो में भी हमने पढ़े थे और उसमें मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में जानकारी दी थी। प्यारे जवानों, आज इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल मेथड्स के ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की चर्चा करने वाले हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे जवानों, लेकिन इससे आसान टॉपिक भी आपको नहीं मिलने वाला है। और ट्रायंगल यदि आपने सीख रखा है तो ये और भी आसान है। वैसे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन क्या है ये मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं, किसमें, ग्राफिकल मेथड में या ज्योमेट्रिकल मेथड्स में। लेकिन आज मैं डेफिनेशन एक बार फिर बताऊंगा और साथ ही साथ हम यहां पर डिराइव करने वाले हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो चलिए जवानों देखते हैं। तो पहले जवानों, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि भाई साहब मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, मान लो ये एक दूसरा वेक्टर है बी, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा और हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। यदि ऐसा है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें ए और बी को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि दोनों की टेल मिल रही है। हालांकि दोनों की हेड मिला के भी आप काम कर सकते हो, लेकिन एक टेल एक हेड नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है? मतलब दोनों एक प्रकार से को इनिशियल या को टर्मिनस वेक्टर की तरह से काम करें। तो आप मोटे तौर पे वैसे समझने के लिए क्या है कि भाई दोनों एक कॉमन पॉइंट से शुरू हो, इस तरीके से दो एडजेसेंट साइड्स बनानी है। प्यारे जानो, अब ये लंबाई मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है, जानबूझ के थोड़ा चित्र सही बने, इनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी ले सकते हो आप। ओके, थोड़ी सी बड़ी लेंथ है, थोड़ा डायग्राम साफ सुथरा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों, भाई साहब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग यदि हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स में दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें और उन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि दोनों वेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट हो, मतलब वहां से दोनों की टेल जा रही हो या दोनों के हेड वहां पर मिलते हुए नजर आए, तो प्यारे जवानों उस समय इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो भाई साहब। पहले तो इसके पैरेलल यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे हम साहब, देखते चलना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो भाई साहब, नहीं तो पैरेललोग्राम लगेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो भाई साहब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ध्यान रहे। तो यदि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हैं उनको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके कॉमन पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल है, प्यारे जवानों पैरेललोग्राम में तो दो डायगोनल होते हैं, लेकिन इनके कॉमन पॉइंट से तो एक ही डायगोनल निकलेगा और जो डायगोनल होगा वही इनका रिजल्टेंट होने वाला है। किस किस का? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। ध्यान रहे मेरे भाई, ये जो एंगल है ये एंगल तो थीटा है। अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद वही है जो पहले भी था। प्यारे जवानों, हम चाहते हैं कि इस आर वेक्टर की वैल्यू निकाले, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाले और साहब इसकी डायरेक्शन भी निकाले। ये निकालना बेहद आसान है। प्यारे जवानों, यदि आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की वीडियो देखी है तो बिल्कुल चिल तरीके से कर सकते हो। मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आप लोग मान लेंगे कि OP की जितनी लंबाई है वो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। O से लेके अब इस पॉइंट का नाम कुछ और रख लीजिए, लेटस से Q डैश रख देता हूं मैं। तो O से लेके Q डैश की जो लंबाई है वो B के बराबर है और साहब इसको हम B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसके ही पैरेलल ये वाली साइड है तो मेरे भाई इसके ही बराबर भी होगी, क्योंकि ये और ये भी पैरेलल हैं। तो इसका मतलब यहां से मैं इसको PQ की वैल्यू भी कह सकता हूं। प्यारे जवानों, इसका मतलब ये भी क्या है? B। अच्छा, ये है B तो ये भी B है। भाई साहब ये एंगल थीटा, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, इसका मतलब साहब ये एंगल भी क्या है? थीटा।
अब तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल लो वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई होंगी। भाई साहब यदि मैं यहां से देखो एक चीज और लिख देता हूं इससे पहले, O से लेके Q इसकी वैल्यू कितनी है R, और यही वैल्यू हमें निकालनी है। R जो रिजल्टेंट है यही हमें फाइंड आउट करना है। प्यारे जवानों इसकी लंबाई निकालेंगे पहले और फिर इसकी हम डायरेक्शन निकालने वाले हैं। तो मेरे प्यारे जवानों हम करेंगे वही काम जो हमने ट्रायंगल लॉ में किया था। सबसे पहले हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। नाउ ड्रॉ द लाइन QS that is perpendicular to the line OP extended। मतलब साहब OP वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो OS बन जाएगा और उसके ऊपर QS परपेंडिकुलर है। प्यारे जानो यहां एक ट्रायंगल दिख रही होगी आपको। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिखाई दे रहा होगा और इस पर आप गौर से नजर डालिए, आप लोग ये पाएंगे कि साहब ये एंगल थीटा है। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें, हम ध्यान से देखें यहां पर कि हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सी ट्रायंगल में? इन द ट्रायंगल QSP दिखाई दे रहा होगा, QSP। मेरे प्यारे जवानों यदि हम यहां पर लिखते हैं PS, दिस इज बेस एंड दिस इज PQ, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की जो वैल्यू है डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज के साथ तो जो एंगल आता है इसे हम cos थीटा कहते हैं। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे जवानों PS की जो वैल्यू आनी है वो आनी है PQ इंटू cos थीटा। और यार एक बात तो है वैसे साहब ये पी से भी काट दें क्या? ये पी से भी काट दें क्या? अरे मत काट देना यार, ऐसे कांड नहीं करने हैं मेरे भाई, ये नाम है वैल्यू नहीं है, फिर याद दिला रहा हूं। तो ये जो PS की जो वैल्यू आई इसका मतलब यहां से PS की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? PQ की वैल्यू तो B थी, मतलब B इंटू कॉस ऑफ थीटा। आगे भाई साहब लेट अस से इट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब भाई सेम तरीके से एक बार आप QS कर लो। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं? इट इज QS डिवाइडेड बाई अगेन PQ। भाई साहब विल बी इक्वल टू अब की बार साइन थीटा। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अरे क्यों से क्यों निपटा दे, सोच रहे हो क्या निपटाने का? नहीं सोच रहे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब यहां से यदि हम QS की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो QS कितना आएगा? PQ दैट इज B इंटू साइन थीटा। मतलब ये जो वैल्यू है ये मैं इधर लेके गया और वैल्यू पुट कर दी उसमें। क्लियर है? लेट अस से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ इन ट्रायंगल QSO दिख रहा है, QSO दिखाई दे रहा है, QSO ढंग से दिख रहा है। इट इज QS एंड O। मेरे प्यारे जवानों इस ट्रायंगल के अंदर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो भाई साहब हम क्या लिखेंगे? OQ का जो स्क्वायर आने वाला है, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आने वाला है, दिस इज इक्वल टू OS का स्क्वायर प्लस S से Q का स्क्वायर। मेरे प्यारे जवानों OQ की वैल्यू है R, इसका मतलब R स्क्वायर जो आने वाला है, इस R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? भाई साहब R स्क्वायर इक्वल टू OS। कहां गया साहब OS? अब OS को थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के लिख लो। दिस इज OP प्लस PS। हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि डायरेक्ट OS कहीं भी नहीं है, हालांकि OP है और PS भी है, लेकिन अकेला OS डायरेक्ट नहीं था तो हमने वैल्यू लिख दी इसकी OS की, इसका स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। प्यारे जवानों वैल्यू पुट कर दो इसमें। अब इसमें यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP प्लस PS। OP की वैल्यू कितनी थी? A, और साहब PS की वैल्यू कितनी थी? B cos थीटा। तो साहब A प्लस B cos थीटा आपके सामने ही है, ये रहा आपके सामने ही है।
और P की वैल्यू कितनी है A, और PS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है B cos थीटा, तो B cos थीटा का स्क्वायर प्लस SQ की वैल्यू ये रही तो B sin थीटा इसका स्क्वायर। आपको आई होप यहां तक समझ आया होगा, क्लियर है। अब मैं एक बार इसको मिटाता हूं और फिर मैं आपको आगे सॉल्व करवाता हूं। हाँ तो जवानों, अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई साहब क्या बनने वाला है देखते चलना। आर स्क्वेयर इक्वल टू, भाई ये है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। तो भाई साहब इसको ओपन करेंगे अपन, तो क्या आना है ए का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये तो इसका स्क्वायर ओपन हो गया, प्लस अगली टर्म आ जाएगी दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहां पर एक बात आप ध्यान से समझना, ये जो टर्म है इसका देखो कई बार ना कोस स्क्वायर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। वो कहेंगे साहब क्या हम इस कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा का स्क्वायर। तो भाई साहब ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो स्क्वायर है वो पूरे कोस के ऊपर लगना है, क्योंकि ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे इसको ओपन करके तो cos थीटा इंटू cos थीटा आएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, ना कि cos थीटा का स्क्वायर। यहां पर तो सिर्फ थीटा थीटा के ऊपर स्क्वायर है। तो जवानों इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अब इस बात को और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो भाई साहब कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया। ये क्या बन गया भाई साहब, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर जो रहेगा वो रहेगा 2ab इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे जवानों ये आया है आर स्क्वायर। और भाई यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी यूज होनी है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मतलब भाई दोनों का सम 1 होता है। किन दोनों का, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ दें तो आंसर 1 आता है। तो मेरे प्यारे जो ने बहुत इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये तो 1 बन चुका है, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आपको याद रखना है। और यदि हम इस r के स्क्वायर को हटाएंगे तो भाई साहब यहां पर स्क्वायर रूट लगा देंगे और वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट यहां पर हमें दिख रहा होगा। तो भाई ये जो रिलेशन है इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद होना चाहिए। अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये चीज क्या है, तो भाई ये तो पता ही होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड है। किसका है ये मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहां पर मिला है। अब यदि हम यहां डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की बात करें तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये नहीं होता है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये ही नहीं होता है, बल्कि हम डायरेक्शन के लिए किसी एक रेफरेंस के साथ कुछ एंगल लेके भी बता सकते हैं। तो प्यारे जवानों, जब हम यहां डायरेक्शन की बात करते हैं तो लेटस से हम लोग मान लेते हैं कि ए वेक्टर के साथ ये आर वेक्टर जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो उस हालात में हम इस अल्फा की वैल्यू को निकाल लें किसी भी तरीके से, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर भी आ जाएगी। तो भाई साहब हम इस अल्फा को कैसे निकालेंगे प्यारे जवानों, इसी ट्रायंगल के अंदर, क्यू एस ओ ट्रायंगल के अंदर ही। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो अल्फा है ये इस ट्रायंगल के अंदर आया है। तो इस ट्रायंगल से यदि हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लें, मतलब टेंजेंट अल्फा क्या होता है साहब, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो प्यारे जवानों, अब हम डायरेक्शन के लिए हेडिंग डाल लीजिए, फॉर द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर के लिए इन द ट्रायंगल क्यू एस ओ, ये चीज लिख लो आप लोग। नाउ मैं एक बार इसको मिटा भी देता हूं।
तो गाइज अब हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू एस ओ, इस ट्रायंगल में लगा रहे। यहां पर एक चीज लिख लीजिए आप, लेट एल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा एंगल है। तो ट्रायंगल क्यू एस ओ के अंदर यदि हम ध्यान से निकालें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, तो प्यारे जवानों टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू एस डिवाइडेड बाय द बेस, दैट इज ओ एस। अब भाई QS और OS की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। QS को आप आसानी से ऐसा भी लिख, QS की वैल्यू तो ऑलरेडी लिख दी थी हमने, दैट इज B इंटू साइन थीटा, और इस OS को आप ऐसे लिख सकते हैं OP प्लस PS, और मेरे भाई हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दिस इंप्लाइज है टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, B साइन थीटा डिवाइडेड बाई OP, दैट इज A प्लस व्हाट इज PS, इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या थी भाई, मैंने तो मिटा दिया लेकिन आपने तो नोट्स में लिखा है, लिख रहे हो कि नहीं नोट्स, सही बता दो, लिख रहे हो बहुत बड़े, नहीं तो भाई पीछे वाइंड करके लिख लो, पीछे वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख लो, हाँ वो वैल्यू दिख जाएगी आपको, वो वैल्यू थी B इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास अल्फा की डायरेक्शन आ चुकी है। यहां पर एक बात जो समझने की है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अल्फा एंगल आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ है। अब मान लो आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल बीटा है, लेट बीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर के साथ तो अल्फा, बी के साथ बीटा में एंगल है। तो भाई साहब इसके लिए यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, तो हम सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, देखो ए के साथ एंगल था तो यहाँ बी था, तो बी के साथ एंगल है तो यहाँ ए लिख दो, ए इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, मतलब ए को बी से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं, एंगल बी के साथ आ गया। अब आपके मन में सवाल आएगा जिसका प्रूफ बताओ। यदि आपने पिछली ट्रायंगल लॉ की वीडियो देखी है तो ये सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मैंने प्रूफ करवाया है, और अब मैं इसमें कराऊंगा भी नहीं। भाई साहब वो वीडियो आप दोबारा देख लो ये वाला पार्ट देखना है तो लास्ट के 2-3 मिनट देख लेना, शुरू से देखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये देख लेना, उसमें प्रूफ भी करा रखा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बार बार उसी चीज को मैं बताऊं, तो मेरे भाई यहां पर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि टेंजेंट बीटा, बीटा एंगल बी के साथ था तो ए को बी से रिप्लेस कर दिया, तो बी की जगह ए आ गया, बी की जगह ए, बी की जगह ए, मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए, बस। तो यहां से हमारे पास टेन बीटा की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है? याद रखना बीटा एंगल वो है जो किसके साथ है, आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल है। मतलब मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज बीटा, और ये अल्फा था साहब, ये बीटा था, तो थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको यहां तक मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप जरूर पूछे मेरे से। अब मैं यहां पर दोबारा से वही, क्योंकि देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसका आंसर डिटो वही आया है जो ट्रायंगल लॉ में था, इसलिए यदि हम इसका स्पेशल केस करेंगे तो डिटो वही आएगा जो ट्रायंगल लॉ में था। तो ट्रायंगल लॉ में स्पेशल केस निकालने के लिए पहला केस लिखा था मैंने, केस फर्स्ट। उस केस में मैंने क्या लिखवाया था, थीटा की वैल्यू को 0 रख दो। जैसे ही थीटा की वैल्यू को 0 रखा था तो आर का जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें cos को 0 रखते ही cos 0 1 हो गया। क्लियर है? आर की वैल्यू क्या थी, मैं फिर बोलता हूं, आर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और पूरे का स्क्वायर रूट था, और cos 0 1 होता है। कुल मिलाकर सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी a जमा b, और ये जो वैल्यू आई थी साहब ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी रिजल्टेंट की। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा, दो वेक्टर्स का जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाएगी, तो मेरे प्यारे जवानों वो a जमा b आएगी।
और यदि यहां पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि आर वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहनी है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि जी ए की जगह बी वेक्टर भी तो आ सकता है। एक ही बात है, क्योंकि ए और बी दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है? जब आप सेकंड केस निकालेंगे तो केस सेकंड में आप थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? केस नंबर 2 में, केस सेकंड में हम लोग लिख देंगे थीटा की जगह 180 डिग्री। तो उस समय जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, आप वैल्यू पुट करना, कोस थीटा वाली जो टर्म आती है आर के रिलेशन में, उसमें जब आप 180 पुट करेंगे और cos 180 -1 होता है। तो फाइनली सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये a माइनस बी आने वाली है। पहले जवानों, रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन यहां पर कौन सी आएगी? जो बड़ा होगा, ए वेक्टर बड़ा है तो ए की डायरेक्शन में, और बी वेक्टर बड़ा है तो बी की डायरेक्शन में। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको स्पेशल केस भी अच्छे से, आपने ट्रायंगल लॉ से भी कर लिया था, यहां मैंने जल्दी से रिवाइंड करवाया है। एक बात स्टार लगा के लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए कि भाई यहां पर जो r इक्वल टू a माइनस बी आया है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। प्यारे जवानों, ये जो रिजल्टेंट आया था ये मैक्सिमम था, मतलब दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम रिजल्टेंट वो आएगा जिसमें दोनों की वैल्यू जुड़ जानी है। मतलब एक 10 न्यूटन का फोर्स है, एक मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है, तो कुल मिलाकर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 15 न्यूटन। लेकिन यदि मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एंगल की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगी। उस समय एक को 10 लेंगे, दूसरे को 5 लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो आंसर 5 आने वाला है। तो प्यारे जवानों, याद रखना, रिजल्टेंट जो है स्टार लगा के लिख लो, रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है। ये मैंने ट्रायंगल लॉ के दौरान आपको लिखवाया भी था, एक एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था, तो जरूरी है कि उसका दोबारा से देख लो यदि आपको डाउट है तो मतलब आर की यदि रेंज की बात करेगा तो इसकी वैल्यू कहां से कहां आने वाली है? a जमा बी से लेकर के a माइनस बी से लेकर के a जमा बी तक आनी है। और ये जो माइनस वाली टर्म है इसके साथ मॉडुलस लगा लेना, a बड़ा है तो a माइनस बी और b बड़ा है तो b माइनस a। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे जवानों, अच्छे से आपको समझ आओ। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें, हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़ें। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय, टेक केयर।